हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपका 11th का केमिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट करा था और उसमें हमने सबसे पहले चैप्टर जो आपका है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका कुछ हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करा था। हमने ये जाना था कि केमिस्ट्री एक्चुअल में जो ब्रांच हम पढ़ने जा रहे हैं वो होती क्या है, उस ब्रांच में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं और उस ब्रांच की हमारे पास क्या क्या इम्पोर्टेंस है। क्लियर? आज हम इस चैप्टर में अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि काफ़ी बेसिक टॉपिक है पहले टॉपिक की तरह, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री में एक्चुअल हमने क्या क्या पढ़ना होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। और ये भी जो लेक्चर रहेगा ये भी काफ़ी बेसिक लेक्चर रहेगा। क्लियर? इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मैटर। देखो, आप लोग छोटी क्लासेस में डिस्कस करके आए हैं कि मैटर क्या होता है। आपने 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, आपने 10th क्लास में भी मैटर के बारे में पढ़ा होगा। क्लियर? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैटर को थोड़ा और डिटेल में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले आप लोग काफ़ी बेसिक पढ़ते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि आपका लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि अब हमने केमिस्ट्री को एक सेपरेट ब्रांच की तरह पढ़ना। तो जब आप सेपरेट ब्रांच की तरह पढ़ोगे तो क्या होगा, उसमें चीज़ें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने एक ट्री बना रखा है जिसको हम लोग मैटर क्लासिफिकेशन ट्री बोलते हैं, कि ये मैटर की क्लासिफिकेशन दे रखी है। छोटी क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा कि मैटर जो है वो 3 टाइप का होता है, या मैटर की 3 स्टेट्स होती है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अब हमारा जो एरिया ऑफ स्टडी है वो थोड़ा एनलार्ज हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं हर एक चीज़ की आपको डेफिनेशन भी बड़े अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप इस ट्री को एक बार अच्छे से देख लें। देखिए, इस ट्री में हमें मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। क्लियर? ध्यान से देखिए, इसमें हमें मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया। मैटर को हम लोग बेसिकली 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरी होती है हमारे पास क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरी केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो मैटर की हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर की हमारे पास कितनी स्टेट होती है, 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो। एंड इन 3 स्टेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर? दीज आर द फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। ये बेसिकली फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर है और ये डेली लाइफ में हमें बड़ा कॉमनली देखने को मिल जाता है। सॉलिड स्टेट भी आपने देखी होगी, लिक्विड भी, जैसे वाटर हो गया। सॉलिड आपके घर में वुड है, आपके घर में कोई ना कोई मेटल की चीज़ आपको मिल जाएगी। गैस को आपने देखा नहीं होगा अगर वो ट्रांसपेरेंट है ना, लेकिन कुछ गैसेस कलर्ड भी होती हैं जिनको हम लोग देख भी सकते हैं। तो गैस भी कॉमनली आपके अराउंड हमेशा रहती है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस जो 24/7 आपके अराउंड रहता है। क्लियर? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे 3 स्टेट्स में डिवाइड करा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और इन तीनों स्टेट्स को बोला जाता है क्या, फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर की 3 ही टाइप है। मैटर की कुछ और भी टाइप्स होती हैं, लेकिन वो टाइप जो है वो नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उन स्टेट्स को एग्जिस्ट करने के लिए कुछ एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए होती है, जैसे हाई टेम्परेचर कंडीशन होगी या फिर हाई वोल्टेज की कंडीशन होगी। क्लियर? नॉर्मली आपको रूम टेम्परेचर पे या आपके नॉर्मल इन्वायरमेंट में आपको जो बाकी स्टेट्स ऑफ मैटर है वो देखने को नहीं मिलेंगी। तो 3 बेसिकली क्या है, फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैं एक बार ये समझा लूँ, उसके बाद में जो बाकी आपकी कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर उनको भी मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर दूंगा। क्लियर? तो 3 स्टेट्स क्या है, फंडामेंटल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये था क्या, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट में, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारे पास मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। देखिए, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर जो है वो 2 तरह के होते हैं। ये कौन सी थी, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारे पास जो मैटर है वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, या तो प्योर सबस्टांसेस या फिर मिक्सचर। क्या होते हैं, या तो प्योर सबस्टांसेस या फिर मिक्सचर। क्लियर? केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर 2 तरह के होते हैं, या प्योर सबस्टांसेस या मिक्सचर। ये सारी चीजें क्या होती हैं कि करके इनकी डेफिनेशन भी डिटेल में डिस्कस करनी है। पहले हम लोग इस ट्री को समझ लेंगे। क्लियर? तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर 2 तरह का है, प्योर सबस्टांस और मिक्सचर। क्लियर? प्योर सबस्टांस को आगे फिर डिवाइड किया गया 2 टाइप्स में। प्योर सबस्टांसेस को आगे फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स में, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर सबस्टांस कितने तरह के होते हैं, एलिमेंट और
कंपाउंड की तरह के। क्लियर। और मिक्सचर कितनी तरह के होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। क्लियर। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड करा गया, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस आगे फिर दो तरह के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। क्लियर। और मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। क्लियर। आगे एलिमेंट को फिर तीन टाइप में डिवाइड करा गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। एंड कंपाउंड को फिर आगे दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। क्लियर। अब ये क्या क्या होता है इसको डिटेल में एक करके डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द मेटल क्लासिफिकेशन ट्री। दो तरह की क्लासिफिकेशन है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर की तीन स्टेट है, जिनको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बियॉन्ड और भी स्टेट्स हैं जो कुछ एक्सट्रीम, कुछ स्पेशल कंडीशंस पे एग्जिस्ट करती है, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती हैं। क्लियर। और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे दो तरह की है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को आगे फर्दर दो टाइप में डिवाइड करा गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और मिक्सचर को फिर दो टाइप में, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एंड एलिमेंट्स को फिर आगे तीन टाइप में डिवाइड करा गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। और कंपाउंड को फिर डिवाइड करा गया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो दिस इज मेटल क्लासिफिकेशन ट्री। अब एक एक करके हम लोग इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर। आई होप आपको ये मेटल क्लासिफिकेशन ट्री जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम हर एक चीज़ को एक एक करके उनकी डेफिनेशन वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेटल। मेटल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि मेटल क्या होता है। आप लोग डेफिनेशन पढ़ के आए छोटी क्लास में ना, एनीथिंग दैट occupies some space and have some mass is called metal। आप लोग ये डेफिनेशन छोटी क्लास में पढ़ के आए होंगे, लेकिन मैंने आपको स्टेज जैसे बताया है कि भाई यहाँ पे लेवल थोड़ा बढ़ेगा, तो इस डेफिनेशन को और फर्दर एक्सटेंड करा गया, हम इसको यहीं पे खत्म नहीं करते हैं। क्लियर। तो आगे क्या एक्सटेंड करा गया है इसको, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, हैव सम मास एंड यहां तक आपको क्लियर होगा, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड करा गया, एंड द presence of which can be felt by any one or more of our five senses is called matter। क्लियर। डेफिनेशन को थोड़ा सा बढ़ाया गया, कह रहा है कि एनीथिंग, कोई भी चीज जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है या जिसका कुछ मास होता है ना, दैट इज कॉल्ड मैटर। ये पुरानी डेफिनेशन थी जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी है, लेकिन आप इसको आगे एक्सटेंड क्या किया गया कि द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट, मतलब जिसकी प्रेजेंस को हम लोग फील भी कर सकते हैं, वो भी क्या होता है, मैटर ना। जिसकी प्रेजेंस को हम लोग फील भी कर सकते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैटर। किसी चीज की फ्रेग्रेंस को, है ना, किसी चीज की फ्रेग्रेंस को हम लोग सिर्फ फील करते हैं, देख नहीं सकते उसको ना। हवा आपके अराउंड 24/7 है, राइट, और उसको भी हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग फील कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी प्रेजेंस को आप लोग फील कर सकते हो कि वो समवेयर कहीं पे है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड मैटर, मतलब जिसकी प्रेजेंस को हम लोग फील भी कर सकते हैं ना। जैसे कोई भी स्मेल या फ्रेग्रेंस आती है तो आप उसको सिर्फ फील कर पाते हो, देख नहीं पाते हो। क्लियर। जो चीज दिख जाएगी उसका तो क्लियर हो जाएगा कि भाई ये कुछ मास ऑक्यूपाई कर रही है, आपको सामने से आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी प्रेजेंस को हम लोग सिर्फ फील कर पाते हैं, उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। क्लियर। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, जैसे बुक रख दो टेबल पे। क्लियर। हैव मास, जिसका कुछ मास होगा, वजन होगा कुछ, एंड जिसकी प्रेजेंस को हम लोग फील भी कर पाते हैं by any one or more of our five senses, मतलब अपनी
आप 5 सेंसेस से, अपनी पांचों में से किसी एक सेंसेस या एक से ज़्यादा सेंसेस से अगर हम लोग, देखो हमारी 5 ही सेंसेस होती हैं, और उन 5 सेंसेस में से किसी एक या एक से ज़्यादा सेंसेस से अगर हम किसी चीज़ को फील भी कर सकते हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैटर। जैसे आप कोई चीज़ खाते हो तो उसका टेस्ट आप लोग फील करते हो, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड मैटर। क्लियर? तो जिसकी प्रोसेस को फील कर पाते हो दैट इज आल्सो ए मैटर। तो दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ मैटर। थोड़ा सा इसका एरिया को बढ़ा दिया गया, थोड़ा सा हमारा जो व्यू है थोड़ा सा उसको एनलार्ज करके इस डेफिनेशन को बनाया गया है। क्लियर? तो दिस इज मैटर। ओके, मैटर की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली। क्लियर? अब हम लोग मैटर की क्लासिफिकेशन जितनी भी हमने टाइप करी थी उसको एक एक करके उसकी डेफिनेशन वाइज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर को 3 मेन टाइप में, जिसको हम लोग फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, उसमें डिवाइड करा गया। तो सबसे पहली स्टेट कौन सी है आपके पास? सॉलिड स्टेट। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सॉलिड स्टेट को आप लोग पढ़ के आए। सॉलिड स्टेट किसको बोलते हैं हम, या सॉलिड किसको बोलते हैं हम लोग, है ना? 3 टाइप में डिवाइड करा गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज आर द फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सॉलिड क्या होता है? एनीथिंग, है ना? सॉलिड क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव, या एनी सब्सटेंस which have definite shape and have definite volume is called solid। क्लियर? कोई भी सब्सटेंस है अगर उसकी शेप डेफिनेट है, उसकी वॉल्यूम डेफिनेट है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? छोटी क्लास में पढ़ के आए, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी शेप क्या होती है? डेफिनेट होती है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। जैसे आपको ये मार्कर दिख रहा है, ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, दीज आर सॉलिड सब्सटेंस। आपकी वॉल है, आपका रूफ है, आपकी बुक हो गई, आपका कोई मेटल का कोई यूटेंसिल हो गया, वो सभी हमारे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। मतलब जिनकी शेप जो वो फिक्स रहती है, सेम रहती है, डेफिनेट रहती है, चेंज नहीं होती है एनवायरनमेंट के हिसाब से। अगर आप ऐसा नहीं कि रूम के अंदर वो सॉलिड होगी, बाहर जाके लिक्विड हो जाएगी। क्लियर? तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। उनकी वॉल्यूम भी क्या होती है? फिक्स होती है। मतलब जितना सब्सटेंस उनके अंदर या जितने सब्सटेंस से वो बनेंगे वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड सॉलिड। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका जैसे शुगर हो गया, है ना? फिर आपके घर में जो सॉल्ट होता है, टेबल आपके घर का, डस्टर, है ना, या ये जो पेन यूज कर रहा हूँ मैं, एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? आपके सॉलिड सब्सटेंस। क्लियर? ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। सॉलिड के बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास क्या? लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में क्या है? एनी सब्सटेंस which have definite volume, but do not have definite shape, है ना? Any substance which have definite volume but do not have definite shape is called liquid। क्लियर? ऐसा सब्सटेंस, ऐसी चीज जिसकी शेप डेफिनेट नहीं होती है, which do not have definite shape but have definite volume। क्लियर? ऐसा सब्सटेंस जिसकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती है। क्लियर? तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड लिक्विड। क्लियर? शेप डेफिनेट नहीं होती है, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो ना। पानी को अगर आप किसी बकेट में डालोगे तो बकेट की शेप ले लेगा, अगर आप किसी उसको ग्लास में डाल दो तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, किसी टब में डालोगे उसकी शेप ले लेगा। तो उसकी खुद की कोई शेप नहीं होती है, उसकी शेप वही होती है जिस कंटेनर में, जिस वेसल में आपने लिक्विड को रखा होता है। क्लियर? लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। अगर आपके पास कोई 1 लीटर की बोतल है तो आप उसमें अगर पानी ऐड करते हैं तो उसमें 1 लीटर पानी ही आएगा। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर की बोतल में आप लोग 1.5 लीटर पानी डाल सकते हो। ऐसा कर सकते हो क्या? ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि
किसी भी लिक्विड की वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है। मतलब अगर किसी हमारे पास कोई 1 लीटर की बॉटल है तो उसके अंदर 1 लीटर लिक्विड ही आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ज़्यादा डालोगे तो बाहर गिर जाएगा। क्लियर? दैट इज कॉल्ड डेफिनेट वॉल्यूम। तो डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है लेकिन शेप कोई भी उसकी खुद की डेफिनेट नहीं होती है। एग्जाम्पल बड़े सारे हैं आपके पास, है ना, जैसे वाटर हो गया, फिर आपके पास कोई जूस वगैरह जो आ जाते हैं एक्सेट्रा। ये एग्जांपल आ गई आपकी किसकी, लिक्विड स्टेट की, और ये बड़ी सारी। क्लियर? दिस इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। क्लियर? अब लिक्विड स्टेट के बाद हमारे पास आ जाता है क्या, गैस स्टेट। तो एनी सब्सटेंस, है ना, विच डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, which do not have definite volume and shape is called gas। कोई भी अगर आपके पास सब्सटेंस है, क्लियर, जिसकी कोई भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस अगर आपके पास है which do not have definite volume and shape, जिसकी ना ही डेफिनेट वॉल्यूम हो और ना ही डेफिनेट शेप हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस। उस स्टेट ऑफ मैटर को या उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है कि भाई ये कोई गैस है। क्लियर? तो गैस किसको बोलते हैं, एनी सब्सटेंस या एनीथिंग दैट डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब इसकी ना ही शेप डेफिनेट होती है, ना ही इसकी कोई खुद की शेप होती है, और ना ही इसका कोई वॉल्यूम एंड डेफिनेट होता है। क्लियर? शेप को तो आप समझ गए होंगे ना, अगर गैस को आप किसी भी कंटेनर में कैप्ट करोगे तो वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा जैसे कि लिक्विड करता है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है। अब वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? देखिए, जो सॉलिड में हमारे पार्टिकल्स, जिस पार्टिकल से कोई सॉलिड बना हो तो उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। पार्टिकल एकदम साथ साथ जुड़े होते हैं, किस केस में, सॉलिड के केस में। लिक्विड के केस में थोड़े से दूर हो जाते हैं, है ना, थोड़े उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच का वो कम हो जाता है, तभी वो आसानी से फ्लो कर पाते हैं। क्लियर? और गैसेस में आपने देखा होगा कि पार्टिकल जो है वो काफी दूर दूर रहते हैं। तो पार्टिकल काफी दूर दूर होंगे तो मतलब देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, है ना। जो पार्टिकल्स होंगे, जो सबस्टेंस पार्टिकल से बना होगा, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को जो पकड़ने का जो पावर है वो क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। तो दे आर फ्री टू मूव एवरीवेयर, वो कहीं भी जा सकते हैं, इनके बीच में कोई भी एक दूसरे के साथ कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा इससे ज्यादा है और यहाँ पे सबसे ज्यादा है, जिससे पार्टिकल जुड़े रहते हैं और सबस्टेंस जो है वो फ्लो नहीं कर पाता है। क्लियर? तो इसका मतलब गैस एक ऐसी स्टेट है जिसके पार्टिकल फ्री टू मूव है। तो अब अगर वो फ्री टू मूव है तो मान लीजिए मैं आपको एक ऐसा बॉटल दे देता हूँ जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर है। क्लियर? अब मैं बोलता हूँ कि भी इसके अंदर 10 ml जो है वो गैस डाल दो। आपने इसके अंदर 10 ml गैस ऐड कर दिया। अब मान लीजिए 10 ऐसा होता नहीं, लेकिन मान लीजिए कि 10 ml ऑफ गैस में 100 हमारे पार्टिकल हैं, जिस भी गैस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो 100 पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, तो मतलब वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। लेकिन वो कहाँ तक मूव कर सकते हैं, जहां तक बॉटल की बाउंड्रीज है। आपने बॉटल के अंदर डाली, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, तो अब वो जो बॉटल वाला एरिया है वो उस बॉटल के सभी एरिया में घूमेंगे, क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। कोई पार्टिकल यहाँ जाएगा, कोई 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 यहाँ जाएगा। और वॉल्यूम क्या होती है कि जितनी स्पेस हमने ऑक्यूपाई कर रखी होती है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या, गैस ने सारी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है इस बॉटल के अंदर, राइट, है ना। गैस पूरे बॉटल में फैल चुकी है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, है ना, सॉरी स्पेस ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड वॉल्यूम। कितनी हमने स्पेस ऑक्यूपाई करी है, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या है कि बॉटल के अंदर गैस के पार्टिकल ने सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, वो हर जगह है बॉटल में, पूरे फैल गए हैं बॉटल के अंदर। तो दैट इज इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसने पूरी बॉटल की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर उसने पूरी बॉटल की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली है तो बॉटल की वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर, तो फिर गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, 1 लीटर। देखो, कोई भी सबस्टेंस जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो गैस था हमारे पास 10 ml, उसने बॉटल की पूरी वॉल्यूम, पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। बॉटल के अंदर जितनी स्पेस थी सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसका मतलब है 10 ml गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, जितनी इस बॉटल की वॉल्यूम होगी। तो वो कितनी है, 1 लीटर। तो मतलब इस 10 ml गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, 1
लीटर। आप 100 लीटर के कंटेनर में डाल दो तब भी गैस पूरे कंटेनर में फैल जाएगी, है ना। जैसे कभी कई बार सिलेंडर से थोड़ी सी गैस निकलती है, गैस सिलेंडर से तो स्मेल आ जाती है। आप रूम में बैठे होंगे तो किचन से स्मेल रूम में आ जाएगी। तो मतलब वो जहाँ तक जा सकती है, जहाँ तक किसी सब्सटेंस की बाउंड्री है जिसके अंदर गैस पड़ी है, तो वहाँ तक वो गैस क्या करती है, ट्रैवल करती है। मतलब वो सिर्फ कहाँ तक ट्रैवल करेगी, जहाँ तक उस कंटेनर की क्या होंगी, बाउंड्रीज होंगी। क्लियर। तो अब इसका मतलब क्या, यहाँ से एक अच्छा कंक्लूजन निकलता है कि नोट करना है इसको, हमने नोट में डालनी है ये बात कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ गैस। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ गैस, इट इज एक्चुअली the volume of the container in which gas is kept। क्लियर। तो नई चीज सीखने को मिली है कि जो गैस की वॉल्यूम होती है वो एक्चुअल में गैस की वॉल्यूम नहीं होती है, वो उस कंटेनर की वॉल्यूम होती है जिसमें हम लोगों ने गैस को रखा होता है। क्या समझा हमने कि जो वॉल्यूम होती है गैस की, वो एक्चुअल गैस की वॉल्यूम नहीं होती है, वो उस कंटेनर की वॉल्यूम होती है जिसमें हमने गैस को रखा होता है ना। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ गैस, इट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच गैस इज केप्ट, है ना। जैसे यहाँ देखो हमने सिर्फ 10 ml गैस ही डाली थी, उस हिसाब से 10 ml ही वॉल्यूम होना चाहिए था, लेकिन वो क्योंकि पूरी बोतल में फैल चुकी है तो पूरी बोतल की वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर, इसलिए हमने बोल दिया कि भाई गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, 1 लीटर होगी। दिस इज एडवांस कंसेप्ट, वेरी गुड कंसेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इसमें है क्या है। क्लियर। तो बार बार बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम क्या होती है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है। तो ये 10 ml गैस पूरी ही बोतल की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स वॉल्यूम इज 1 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस खुद की नहीं होती, इट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच द गैस इज केप्ट। क्लियर। तो चलिए इसमें कुछ एक दो इंटरेस्टिंग बातें हम लोग और देखते हैं। देखिए अब ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा है ना, तो मैंने आपको जैसे बोला था कि भाई 3 स्टेट के अलावा इनकी कुछ और भी स्टेट्स होती हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दे एग्जिस्ट एट सम एक्सट्रीम कंडीशंस। क्लियर। तो इनके अलावा जैसे और जो मैटर की स्टेट होती हैं, दैट इज प्लाज्मा, है ना, अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। क्लियर। फिर लिक्विड, क्रिस्टल एक्सेट्रा, और भी होती है। क्लियर। इसी तरह और भी काफी सारी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन पे एग्जिस्ट नहीं करती है। उन 3 स्टेट्स के अलावा जो उसके बाद थोड़ी कॉमन स्टेट है, दैट इज प्लाज्मा स्टेट। इसके एग्जांपल काफी सारे मिल जाएंगे आपको। क्लियर। लेकिन ये उनसे भी क्या है, रेयर है, कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस पे इनको प्रिपेयर किया जाता है। और वो एक्सट्रीम कंडीशंस क्या होती हैं, वो एक्सट्रीम कंडीशंस क्या होती हैं, या तो हाई टेम्परेचर, क्लियर, या फिर हाई वोल्टेज, या बड़ा ही लो टेम्परेचर। क्लियर। तो मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, बड़ी कम या तो बहुत ज्यादा, और भी काफी सारी कंडीशंस होती हैं। क्लियर। तो नॉर्मली नहीं मिलती, लेकिन कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस पे ही आपको ये स्टेट्स ऑफ मैटर देखने को मिलेगा। क्लियर। सबके बारे में जानना जरूरी नहीं है, लेकिन चलो प्लाज्मा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। प्लाज्मा स्टेट बेसिकली क्या होता है, it is the state which contain gaseous ions। क्लियर। ये ऐसी स्टेट होती है मैटर की, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर which contain gaseous ions। क्लियर। which contain gaseous ions। क्लियर। ये ऐसी स्टेट होती है मैटर की जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, गैसेस के आयंस होते हैं, which contain gaseous ion। it is the state of matter which contain
विच कंटेन गैसेस आयन, इसके अंदर गैसेस के आयन होते हैं। क्लियर? ये आपको काफी हाई टेम्परेचर पे या फिर आपको काफी हाई वोल्टेज पे देखने को मिलेगी। मैं बताता हूँ आपको कि ये स्टेट एक्चुअल में बनती कैसे है। क्लियर? अगर आपके पास कोई गैस है ना, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई गैस है। क्लियर? अच्छा, आपके पास कोई गैस है, अगर आप ये मान लेते हैं कोई गैस है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मैं थोड़ा ज्यादा बना लेता हूँ। क्लियर? जैसे ये आ गया, ये आ गया है ना। अब आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया तो क्या होगा, उस टेम्परेचर के कारण जो इस पॉजिटिव और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो खत्म हो जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके बाहर आ जाएगा। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? यहाँ पे आ जाएंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। मान लीजिए कि हमारे पास कोई ए टाइप की गैस है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में हो जाएगा, है ना। ए पॉजिटिव बन जाएगा। कैसे बनेगा ये पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, 10th में पढ़ा है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये सभी स्पीशीज क्या होंगी, पॉजिटिव चार्ज। तो वही तो मैंने कहा कि ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, गैसेस के आयन्स होते हैं। तो इस मान लेते हैं अगर ये सारी ए टाइप की गैस है तो इसके अंदर कौन से आयन्स होंगे, ए टाइप गैस के आयन्स होते हैं। तो दैट स्टेट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। बेसिकली गैस जो है अपने आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है और इसके एग्जांपल हैं आपके स्टार्स। आपको पता है स्टार्स क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली इनके अंदर जो गैसेस होती हैं वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे बर्न कर रही होती है ना। जैसे जो आपका सन है, हर सन इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम मेनली, और भी कुछ गैसेस होती हैं। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि वहाँ से जो आपका जो आयन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपकी गैसेस के अंदर वो पुल्ड आउट होके बाहर आ जाते हैं। अब हाई वोल्टेज से कैसे आप कर सकते हो, जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो आपको पता है वोल्टेज का एक एंड नेगेटिव होता है और दूसरा एंड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो थोड़ा सा समझो इसको पूरा डिटेल में, अगर आपको समझ नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके हमने डिटेल में पढ़नी है चीजें, तो यू नीड नॉट टू बॉदर, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा समझो इसको। अब वोल्टेज से कैसे कर सकते हैं, देखिए वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। अब बाहर किसी भी स्पीशीज के क्या होते हैं, कोई भी एटम में कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो पॉजिटिव एंड होगा, अगर आप वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, हाई कर दोगे, तो वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव एंड है। क्लियर? तो अगर आप पोटेंशियल को बहुत ज्यादा बढ़ाते हो, वोल्टेज को बहुत ज्यादा कर देते हो, तो क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव एंड इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बाहर की तरफ निकालेगा, इसको खींचेगा बाहर की तरफ। तो जैसे ही इसको बाहर की तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा ना। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब यहाँ पे इतना पोटेंशियल हो जाएगा कि ये इसको इतनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है जो इन दोनों के बीच की फोर्स से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। मतलब जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर उससे ज्यादा ये फील्ड होगी, ये पोटेंशियल होगा, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल देगा और आपकी गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड योर प्लाज्मा स्टेट। क्लियर? प्लाज्मा स्टेट में क्या होते हैं, बेसिकली गैसेस के आयंस होते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है? अभी आप बोलोगे सर वेपर भी गैस की तरह ही होता है ना, वो भी निकल जाता है, जैसे पानी को बॉईल करते हैं उसके वेपर जो है वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। तो सबसे पहले चलो वेपर्स की बात करते हैं कि वेपर एक्चुअल क्या होता है। तो वेपर्स रिप्रेजेंट्स द gaseous state of a substance which is liquid at room temperature। देखो बेटा वेपर क्या रिप्रेजेंट करता है, वेपर रिप्रेजेंट्स द gaseous state of a substance which is liquid at room temperature। वेपर किसी एक सबस्टांस की गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और वो सबस्टांस रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा, लिक्विड। ऐसा सबस्टांस जो रूम टेम्परेचर पे के स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, वेपर उस सबस्टांस की गैसियस स्टेट को
रिप्रेजेंट करता है। वेपर रिप्रेजेंट द गैसियस स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब अगर कोई सबस्टेंस है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, अगर आप उसको हीट करते हो तो हीट करने के बाद जो वेपर्स बनेंगे, वो जो गैस टाइप बनता है दैट इज कॉल्ड वेपर। उसको हम लोग गैस नहीं बोलते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। दिखने में गैस की तरह लगता है बट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर। तो वेपर रिप्रेजेंट द गैसियस स्टेट। वेपर किसी ऐसे सबस्टेंस की गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जो सबस्टेंस रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड। जैसे वाटर रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। रूम टेम्परेचर हमारा नॉर्मल 25 डिग्री है ना, तो वो जो रूम टेम्परेचर है उस पर हमारा वाटर क्या होता है, लिक्विड, वो 100 डिग्री पे बॉयल ऑफ होना स्टार्ट होता है। अब जब वाटर को हम लोग हीट करना स्टार्ट करते हैं तो वाटर के जो वेपर्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, जो उसके वेपर्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो वो जो वेपर्स निकल रहे हैं, वो जो गैस टाइप सबस्टेंस निकल रहा है दैट इज कॉल्ड वेपर। तो उसको हम लोग गैस नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे। मतलब वेपर क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी ऐसे सबस्टेंस की गैस स्टेट को जो कि क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। क्लियर। लेकिन गैस क्या है, अब आप समझ गए होंगे। और गैस क्या होता है, गैस ऐसी स्टेट होती है जो रूम टेम्परेचर पे भी क्या होती है, मतलब गैस किसी एक सबस्टेंस की ऐसी स्टेट होती है जो रूम टेम्परेचर पे भी क्या होती है, गैसियस स्टेट में ही होती है। क्लियर है ना। गैस क्या होती है, ए गैस इज ए सबस्टेंस which is in gaseous state at room temperature। क्लियर। गैस एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो गैसियस स्टेट में ही होता है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन वेपर क्या होता है, ये एक ऐसे सबस्टेंस की गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जो एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड। जैसे कि वाटर को जब आप बॉईल करते हो तो वो जिस स्टेट में जाता है, वो जो गैस टाइप जो दिखता है वो एक्चुअली में क्या होता है, वेपर। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। जब भी कोई लिक्विड आपका गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा तो दैट इज कॉल्ड वो वेपर। जब भी आप किसी लिक्विड को हीट करके गैस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे दैट इज कॉल्ड वो वेपर स्टेट। क्लियर। उसको क्या बोलते हैं, वेपर स्टेट। और अगर कोई सबस्टेंस ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी गैस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस। लेकिन ऐसा सबस्टेंस जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है उसको हीट कर रहे हो और हीट करने के बाद वो गैस स्टेट में जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड वेपर। क्लियर। नोट में डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छोटी चीजें लेकिन क्लियर नहीं होती हैं तो आपको ये क्लियर कर लेना बड़े अच्छे से। क्लियर। तो आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। क्लियर। इसके बाद जो बच गया है केमिकल क्लासिफिकेशन उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। क्लियर। और इसको पूरा देखना है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है और आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमें यहाँ से कुछ समझ नहीं आया है। क्लियर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में जो बच्चे घर में बैठे हैं वो घर बैठ के इसको स्टडी कर सकें। क्लियर। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर एंड लाइक इट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बूस्ट मिलता है और मैं और बेटर तरीके से आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। क्लियर। सो इफ़ यू लाइक वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।